जय हिंद दोस्तों पेंशनर्स के लिए इस वीडियो में 4 मुख्य पॉइंट पर जानकारी दूंगा। और पहला पॉइंट है दोस्तों डीएडीआर को लेकर के, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें डीएडीआर पर क्या हुआ। अगला एफएमए न मिलने का कारण। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको एफएमए लागू है लेकिन मिल नहीं रहा, इसका कारण रिकॉर्ड ऑफिस ने बताया है। और अगला दोस्तों ओआरओपी का एरियर तो मिला लेकिन पेंशन रिवाइज नहीं हुई, ये बताऊंगा दोस्तों। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इस चीज को देख लेना। अगला दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर क्या कहा है, यह भी बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कल जैसा कि आपको भी पता होगा कि कैबिनेट की मीटिंग थी और कई समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में इस प्रकार से चल रहा था कि आज जो है कैबिनेट मीटिंग में जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनके डीए-डीआर को लेकर के सरकार घोषणा कर सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। अंत में जब कैबिनेट की मीटिंग हो गई तो इस प्रकार से जो है मुद्दे निकल करके सामने आए। कुछ पॉइंट्स को जो है, जैसे कि कैबिनेट अप्रूव रोड कंस्ट्रक्शन इन बॉर्डर एरियाज ऑफ राजस्थान एंड पंजाब, कैबिनेट अप्रूव डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, और इसी प्रकार से जो है सप्लाई फ्री फोर्टिफाइड राइस। तो ये चीजें कैबिनेट में अप्रूव की गई, लेकिन वहां पर डीए और डीआर नदारद था दोस्तों। तो क्या अब डीए-डीआर की घोषणा हरियाणा चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में चली गई है? और दोस्तों आपने हरियाणा चुनाव का रिजल्ट भी आपने देख लिए होंगे। और दोस्तों मैं हरियाणा चुनाव के परिणाम की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा वहां पर एक्स सर्विसमैन है। वहां से सेना में जो है बहुत, हर परिवार से तकरीबन होगा ही होगा, तो एक्स सर्विसमैन भी वहां पर ज्यादा से ज्यादा है। तो और दोस्तों मैं यह समझता हूं कि ओआरओपी के तीसरे रिवीजन को इतनी तेजी से किया जाना, यानी कि सितंबर में ही रिवीजन कर दिया जाना, उसका भुगतान शुरू कर दिया जाना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका इंपैक्ट भी हरियाणा चुनाव में जो पूर्व सैनिक हैं वहां पर पड़ा है। और निहायत ही दोस्तों इससे पूर्व सैनिकों को लाभ भी हुआ है और इसका परिणाम आप ये चुनाव में देख सकते हैं। अब बात करेंगे, लगातार कैबिनेट की मीटिंग हो रही है लेकिन सरकार अभी तक डीए-डीआर को कैबिनेट में अप्रूव नहीं कर रही है, जबकि इसको 1 जुलाई से दिया जाना है। एआईसीपीएन के आंकड़े भी आ चुके हैं, तो अब सरकार देरी क्यों कर रही है? देखिए दोस्तों, मैं तो यह कहना चाहूंगा, जहां तक मुझे लगता है कि दूसरे वीक में यानी कि 13-14 तारीख के बाद ही सरकार डीए-डीआर को अप्रूव करेगी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आपको पता ही है, जो सेवा में है दोस्तों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो उनको दीपावली के मौके पर बोनस दिया जाता है। लेकिन पेंशनर्स को दीपावली के मौके पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता। लेकिन इत्तेफाकन ही समझे या जैसा भी समझे, अक्टूबर के महीने दोस्तों, आपके बाद आपको पता है कि 31 अक्टूबर को दीपावली है। अगर पहले होती है दोस्तों तो डीए-डीआर की घोषणा पहले भी हो जाती, लेकिन अब की बार है महीने के अंत में। और ऐसे में दोस्तों जहां तक मुझे लगता है सरकार चाहती है कि उनको 5-7 दिन पहले ही डीए-डीआर एक बोनस के तौर पे, हालांकि बोनस के तौर पे नहीं है लेकिन फिर भी एक बोनस के तौर पे उनको उस समय मिल जाए ताकि वो दीपावली में इस चीज को खर्चा कर सके। तो कुल मिलाकर के जहां तक मुझे लगता है 15, 16, 17 तक इसकी घोषणा होनी चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। और 25, 26, 27 इससे पहले दोस्तों आपको डीए-डीआर का जो एरियर है 3 महीने का आपके खाते में आ जाए। बाकी आपकी क्या राय है आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों एफएमए के ऊपर मैं बात कर रहा था। देखिए कई पेंशनर्स ऐसे हैं, मैं एक फैमिली पेंशनर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो अब पुराने फैमिली पेंशनर्स हैं। कुल मिलाकर के जो इनके हस्बैंड थे 2004 से पहले के रिटायरी थे, तो उन्होंने इसी चीज की फैसिलिटी नहीं ली थी, तो वो एफएमए ले रहे थे उस समय। लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो फैमिली पेंशन लगती है इनको पूरी पेंशन तो शुरू हो जाती है लेकिन एफएमए इनको नहीं मिलता। अब एफएमए नहीं मिलता तो ये सीपी ग्राम में अभी हाल ही में डालते हैं दोस्तों। सीपी ग्राम में डालते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस सीधा जवाब दे देता है कि टू अपडेट मेडिकल अलाउंस इन पीपीओ। इनसे कहा जाता है कि आप कृपया करके जिला सैनिक कल्याण को, बोर्ड को जो है अप्रोच कीजिए और वहां से हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ योर हस्बैंड, अपना जो है हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इन योर रिस्पेक्ट, लेटेस्ट बैंक डिटेल, फॉर्म ऑफ ऑप्शन। अभी फॉर्म ऑफ ऑप्शन है क्या दोस्तों? मेन है फॉर्म ऑफ ऑप्शन, ठीक है ना, और पर्सनल एप्लीकेशन फॉर स्टॉप ऑफ मेडिकल अलाउंस। देखिए ये फॉर्म ऑफ ऑप्शन है, इन्होंने इनको भेजा है कि जब आपने फॉर्म ऑफ ऑप्शन भेजा था ना, जब फैमिली पेंशन शुरू हुई थी तो आपने भेजा था फॉर्म ऑफ ऑप्शन। लेकिन इस फॉर्म ऑफ ऑप्शन में क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। पहले में होता है
कि आप जो है मिलिट्री फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं हॉस्पिटल से, ठीक है ना। या फिर दूसरा क्या होता है कि मेडिकल अलाउंस पर मंथ, आई एम रिजाइडिंग इन एरिया वेयर नो, मतलब हम वहां पर रह रहे हैं जहां पर जो है आर्मी हॉस्पिटल नहीं है, एमआई रूम नहीं है, ईसीएचएस की फैसिलिटी वहां पर हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको एफएमए दिया गया। तो इन्होंने भेजा इसको, लेकिन गलती क्या कर दी दोस्तों, इसमें किसी भी पॉइंट पर टिक नहीं किया। टिक करना चाहिए था, इसको काटना चाहिए था इस प्रकार से और इसको ओके करना था। जब ये करके वहां भेजा जाता तो इनको एफएमए मिलना शुरू हो जाता, लेकिन रिकॉर्ड ने यही कहा है, आपने ये नहीं करके भेजा है, तो कृपया करके ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए, तब जाकर के हम ये शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये है वो फॉर्म ऑफ ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसे भेजना पड़ता है फॉर्म ऑफ ऑप्शन भी एफएमए लेने के लिए, और जो एफएमए भी उनको मिलता है दोस्तों जो 2004 से पहले के रिटायरी हैं, ठीक है ना, और ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में उनके फैमिली पेंशनर्स को भी एफएमए मिलता है, ये भेजना पड़ता है और इसमें टिक मारना पड़ता है नीचे वाला कि भाई हमको एफएमए दिया जाए, तभी जाके एफएमए का लाभ मिलता है। और ऐसे एक और फैमिली पेंशनर्स थे, उनका भी काफी पुराना केस था दोस्तों, उन्होंने भी मुझे बताया था, हालांकि उन पर सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दी गई है, ठीक है ना। अब उसका भी रिस्पॉन्स आएगा तो उसी प्रकार से एक्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये जाना है, इस पर कवरिंग लेटर लगेगा, जिला सैनिक बोर्ड लगाएगा कवरिंग लेटर, और जो इनको भेजा है रिप्लाई, इनका भी रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर जिला सैनिक बोर्ड अपना स्टैंप लगा देंगे और भेज देंगे, बाकी वहां पर काउंटर साइन होगा रिकॉर्ड ऑफिस में और इसको जो है इनके पीपीओ में दर्ज कर दिया जाएगा और एफएमए इनका शुरू हो जाएगा। है दोस्तों ओआरओपी के ऊपर, तो एक ओआरओपी की एक अजीब घटना बताता हूँ, हो सकता है आपके साथ भी किसी को साथ घटित हो गई हो लेकिन आपको पता ना हो। देखिए ये है 2 पेंशन स्लिप, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अनिल कुमार जी की, ठीक है ना। तो 1 सितंबर की दिखा देता हूँ, इसमें इनकी बेसिक पेंशन आप देख रहे हैं 20,034 रुपए, और एक किया है दिसंबर 2023 की 20,034 रुपए। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इनका मैं आपको रैंक बता देता हूं दोस्तों कि नायब एमईसी की हवलदार है, यानी कि हवलदार की पेंशन ले रहे हैं, क्वालिफाइंग सर्विस 16.5 साल, डेट ऑफ रिटायरमेंट था इनका 31 दिसंबर 2013 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इन्होंने मुझे भेजा था, इन्होंने मेंबरशिप ली थी तो उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट भेजे, तो मैंने इनको ये क्लियर करके बताया। अब कैसे बताया दोस्तों कि ओआरओपी 1 में जो 16.5 साल के हवलदार की पेंशन बनती थी, अब इनको ओआरओपी 1 लागू थी, क्योंकि 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी 1 लागू हुई थी, तो ये 31 दिसंबर 2013 को आ गए थे तो लागू थी। तो ओआरओपी 1 में जो 16.5 साल के हवलदार की पेंशन बनती थी वो बनती थी 7,598 रुपए, लेकिन ये कितना पा रहे थे 7,795 रुपए ये पा रहे थे, इसलिए इनकी पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। एक तो ये चीज क्लियर की इनकी। दूसरी चीज यह क्लियर की कि ओआरओपी 2 में 16.5 साल के हवलदार की 21,782 रुपए पेंशन बननी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, लेकिन आप पा रहे हैं 20,034 रुपए। और इसमें बड़ी गजब बात दोस्तों यह है कि 20,034 रुपए मैंने आपको पेंशन सिर्फ दिखा दी है, पा तो रहे हैं दोस्तों, इनकी 21,782 होनी चाहिए थी ओआरओपी 2 में, लेकिन दोस्तों इनको ओआरओपी 2 की 4 किस्तें, ये देख रहे हैं 15,627, 15,627, ये करके इनको 4 किस्तें मिल भी चुकी है। उसका जो एरियर था, एरियर तो इनको मिल गया दोस्तों, लेकिन इनकी पेंशन जो रिवाइज होनी थी वह नहीं हुई, बेसिक पेंशन रिवाइज, जिसकी वजह से इनको घाटा हो रहा है। अब आप सोच लेंगे ये 20,034 रुपए कौन सा वाला होगा, तो मैं आपको देखो कैलकुलेशन का मेथड भी बता देता हूं। देखो ये जो है ना, ये ओआरओपी 1 से या जब से रिटायरमेंट आए थे तब से मिल रही थी इनकी 7,795 रुपए, ठीक है। जब ये 7वें पे कमीशन में आते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2016 को, तो 7,795 गुणा गया 2.57, तो इनका हो जाता है 20,034 रुपए। और ये तब से यानी कि 7वें पे कमीशन से 20,034 रुपए ही पा रहे थे, जबकि इनकी तो ओआरओपी 2 में बढ़ जानी थी, बढ़ी नहीं, एरियर इनको मिल गया, ठीक है ना। और उसी प्रकार से ओआरओपी 3 में इनको लाभ हुआ, ओआरओपी 3 में 22,476 इनको होनी थी, हालांकि इनका यह भी नहीं हुआ। तो पहले तो ओआरओपी 2 की फिक्स होनी चाहिए। तो इनके लिए दोस्तों मैंने यह सीपी ग्राम के लिए, ग्रेवांश के लिए ये पूरा डाल भी दिया है, आप मैटर देख सकते हैं। मैटर इस प्रकार से आप लोग भी अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, और मैटर बना करके इस प्रकार से सीपी ग्राम में डाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको पता ही है, अब नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट का बड़ा काफी जो है, लाइफ सर्टिफिकेट आपको पता ही है कॉमन मंथ होता है नवंबर, उस समय बहुत ज्यादा पूरे सरकारी कर्मचारी ऑलमोस्ट अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन अक्टूबर में जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं 80 साल उससे ऊपर, तो वो अक्टूबर से ही देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक कमेंट आया था, आदरपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को।
आज से पहले ऐसी सहूलियत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैंने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं की। अब देखिए दोस्तों, मेरे पिता के देहांत के बाद उनका पेंशन, फैमिली पेंशन के तौर पर मेरी 83 साल की माता जी को ट्रांसफर हुआ। जो भी इन्होंने लिखा दोस्तों, तो एक्ट में प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों इस चीज को सीधा, इस चीज को जवाब भी दिया है कि मुझे इस बात का संतोष है कि डिजिटल इंडिया ने उनकी पेंशन की राह आसान की है। यह देश भर के बुजुर्ग नागरिकों को बहुत काम आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, किसी का एक्स पर जवाब दिया जाना, प्रधानमंत्री का भी, वो बेसिकली क्यों दिया गया है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की मुहिम चलाई गई थी, आपको पता है भारत सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा चलाई जा रही है दोस्तों। और जब से चलाई जा रही है दोस्तों, वाकई में दोस्तों फायदे हुए हैं, बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं। पहले जो बुजुर्ग थे उनको बैंक में भी जाना पड़ता था, बैंक में देते भी थे तो कभी उनका, आपने देखा होगा, अंगूठा भी नहीं लगता, दिक्कत होती है, आने जाने में भी दिक्कत होती है। कोई ऐसी जगहों में भी रहते हैं जहां से उनको लाना ले जाना पड़ता है। लेकिन डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत दोस्तों अब आपको पता है कि आप अपने खुद मोबाइल से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, वीडियो बनाई है, और ये बेसिकली बूढ़े लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, जिनका अंगूठा भी नहीं लगता, आने जाने में दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि ये फेस से होता है, फेस ऑथेंटिकेशन होता है, लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी मुहिम है दोस्तों, आप भी देख सकते हैं जिन्होंने इसको नहीं देखा है। और दोस्तों कईयों के डाउट आ रहे थे कि आपने अक्टूबर में वीडियो बना दी है तो हम क्या अक्टूबर में ही दे दें। देखिए मैंने आपको बताया है, जो कॉमन मंथ है नवंबर का महीना है, इस वर्ष में जो माइग्रेट हो चुके हैं वो अपना ड्यू चेक कर लें कि आइडेंटिफिकेशन ड्यू कब है, उसके अकॉर्डिंग उसी महीने आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें। और अगर आप चाहें तो नवंबर के महीने भी दे सकते हैं। अगर नवंबर के महीने में आप दे देंगे तो आपका हर साल फिर नवंबर का ही महीना चलता रहे, और कॉमन महीना रहता है, सबको याद रहता है। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, मैं किसी को भी ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी आप अक्टूबर में दे दीजिए। हाँ, जो 80 साल से ऊपर के हैं वो तो दे ही दीजिए, अभी उनकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो ड्यू रहेगा वो अगले साल नवंबर में उनकी पेंशन रुकेगी। भले हालांकि आपको सिस्टम में दिखाएगा अक्टूबर उनकी ड्यू, लेकिन नवंबर में भी उनकी पेंशन नहीं रुकती है लाइफ सर्टिफिकेट के कारण अगले साल के। तो 13 महीने तक उनकी कोई पेंशन नहीं रुकती है अगर वो अक्टूबर में भी दे देते हैं। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे दोस्तों। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं और अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट इजीली अपने मोबाइल से ही दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।